अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन जमूर का मंशूर में खुशामदीद। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल। पिछले साल की अगर बात की जाए 2023 की, तो सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक अहम चैलेंज जो पाकिस्तान की रियासत ने और हुकूमतों ने फेस किया वो दहशत गर्दी से मुतल्लिक था। उसकी वजह यह है कि रिपोर्ट्स ये बताती हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक रिपोर्ट थी, तो इसके मुताबिक 2023 के अंदर एक साल में तकरीबन 1000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की जान गई दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर। तो ये स्टैट्स और पिछले साल के वाक़यात ये इस्टेब्लिश करते हैं कि आने वाली हुकूमत जो कि 8 फरवरी के इंतखाबात में मैंडेट लेकर आएगी, उसके लिए जहाँ मईशत बड़ा चैलेंज है, जहाँ पर उनके लिए सियासी इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करना बड़ा चैलेंज होगा, इसके साथ साथ जहाँ जहाँ उनके लिए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को बेहतर करना एक बड़ा चैलेंज होगा, वहाँ दहशत गर्दी के वाक़यात को कम करना भी यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो आज जमूर के मंशूर में हम कोशिश करेंगे कि ये जानें कि कौन कौन सी सियासी पार्टियाँ इस वक्त फोकस कर रही हैं दहशत गर्दी को इरेडिकेट करने पर, इसको ख़त्म करने पर, और क्या किसी पार्टी के मंशूर का ये हिस्सा भी है कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न बॉर्डर पर जितनी तेज़ी से सूरत हाल तब्दील होती है हमने देखी, बिलखसूस अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद, TTP की रिसर्जेंस के बाद, और हालिया जो ईरान की सरहद से भी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आकर अटैक किया गया, उसके बाद की सूरत हाल। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जो एटलीस्ट अपने मंशूर में या अपने एजेंडा में इस पॉइंट को अहम समझती है कि हमने आके इसको ख़त्म करना है ताकि मज़ीद जाने ना जाएं और स्टेबिलिटी आए मुल्क के अंदर। क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट सीख करनी है, अगर आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीख करनी है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, तो सबसे बड़ा प्रीरेक्विजिट उसके लिए हमेशा से एक पुरअमन माहौल हुआ करता है। साथ साथ इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर भी अनफॉर्चुनेटली एक सवाल रहा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से आपने सुना और देखा भी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी रिपीटेडली ये कहते रहे कि अगर चंद दिन के लिए इंतखाबात मुलतवी हो भी जाएँ तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और साथ साथ अगर रिसेंटली जो वाक़यात सामने आते रहे हैं दहशत गर्दी के, जिस तरह से हमने देखा कि इसी हफ्ते ऑन गोइंग वीक में तहरीक इंसाफ और नून लीग की रैली में धमाके हमने देखे, दहशत गर्दी के 3 से 4 वाक़यात हुए। इसके अलावा बलूचिस्तान की अगर बात करें तो तकरीबन 3 दिन में 10 से ज़ायद ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि इस सब के बावजूद एटलीस्ट जो निगरान हुकूमत है उसकी तरफ से आज एक क्लैरिटी सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तान में इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या नहीं, इस सवाल को फाइनलाइज़ किया अपना जवाब देकर निगरान वज़ीर दाखिला साहब ने आज जो इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का उसके बाद। तो एक चीज़ तो ये खुशाइंद है कि इन तमाम वाक़यात के बावजूद एटलीस्ट एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर तो आगे बढ़ने जा रहा है। लेकिन क्या कोई पार्टी अपने मैंडेट का इस्तेमाल इस तरफ करने का एम भी कर रही है या नहीं, इससे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ सीनियर तजिया निगार मुशर्रफ ज़ैदी साहब हैं, इसके साथ साथ ताहिर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तजिया निगार हैं और अफ़गान अमूर के माहिर हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो पाकिस्तान में एक डिबेट थी कि आया इंतखाबात कहीं खुदा न खास्ता दहशत गर्दी के प्रिटेक्स्ट के ऊपर डिले ना हो जाएँ, जब निगरान वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि कोई डिले नहीं किया जाएगा, आपको लगता है कि इसके बाद एटलीस्ट ये डाउट्स तो ख़त्म होंगे ना, ताकि कोई सर्टेनिटी तो आए? जी, ये बहुत खुशाइंद है और बहुत मैं समझता हूँ बेहतर फैसला है। जाहिर बात है इससे भी अच्छा फैसला होता अगर सारी पार्टियों को जो है इक्वली मौका मिलता इलेक्शन में हिस्सा लेने का। लेकिन ये जो अमल है इलेक्शन का, इसको मजीद डिले नहीं होना चाहिए। जैसे नाज़रीन को और मुज़म्मिल आपको भी पता है, ये इनएक्सप्लिकेबली और विदाउट एनी रियल प्रीटेक्स्ट जो है ये ऑलरेडी काफी डिले हो चुके हैं इलेक्शन। तो एक तो ये कि बहुत अच्छा है कि अब ये सर्टेनिटी आ गई है, और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि 2008 का इलेक्शन जो है वो भी दहशत गर्दी के जो बादल थे वो गरज बरस सिर्फ नहीं रहे थे, बल्कि मतलब डाउनपोर हो रही थी। 2013 में तो जाहिर बात है बहुत ज्यादा जो है शिद्दत इख्तियार कर गया था दहशत गर्दी की जो लहर जो पाकिस्तान को जिसने हिट किया, और उसके बाद 2013 और 18 दोनों में वो लहर जो है वो बरकरार रही। तो ये कोई पाकिस्तानी अवाम के लिए, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम के लिए ये कोई नया चैलेंज नहीं है। अब ये चैलेंज और इससे निपटने की जिम्मेदारी हम सब पे आयद होती है, खास तौर पे हमारे इदारों पे। लेकिन इस
बहाने के बेसिस पे इलेक्शन मुलतवी करना जो है वो निहायत मुज़िर होता हमारी बची कुची जमहूरियत के लिए। तो ये बहुत अच्छा है कि ऐसा अनाउंस हो गया है, और इंशाल्लाह अब उम्मीद और दुआ तो यही है कि बिल्कुल किसी खून खराबे के बगैर, लेकिन उसको मिनिमाइज करते हुए इंशाल्लाह 8 फरवरी को हम सब वोट देने जाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि रिसेंटली जिस तरह से तकरीबन 10 वाक़यात बलूचिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, फिर तहरीक इंसाफ और नून लीग की रैली में धमाके हुए हैं, कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से ये फेस करना पड़ रहा है इलेक्टोरल एक्टिविटी से पहले बिल्कुल, और इलेक्शन के दिन क्या चैलेंजेस हो सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और एक आम वोटर के लिए जो बाहर जाकर अपनी राय को एक्सप्रेस करना चाह रहा है विदाउट एनी फियर? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। चैलेंजेस रहेंगे और इलेक्शन के दिन भी मुमकिन है कि होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो रियासती पॉलिसी है वो ग्रुप्स के साथ, मुसल्लह ग्रुप के साथ, शिदत पसंदों के साथ मुज़ाकरात का बिल्कुल भी नहीं है। और TTP ने, कल-ए-दम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी जंगबंदी ख़त्म की है। फिर इसके अलावा काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान में, तो न सिर्फ TTP है, बलोच ग्रुप्स है, फिर दाइश है, फिर साबिका जो एक फ़िरका वाराना ग्रुप्स किसी ज़माने में ज़्यादा फ़आल थे, उनके भी कभी कभी ज़िम्मेदारी आ जाती है। तो चैलेंज अभी भी हैं और होते भी रहेंगे, लेकिन जिस तरह बताया गया कि पिछले भी इंतखाबात में भी मसाइल रहे हैं। और अच्छी बात है जो आज इजलास के बाद कहा गया है कि इंतखाबात वक्त पे होंगे। यही पैगाम देना भी चाहिए था, क्योंकि जो आसान अहदाफ के लिए मुसल्लह ग्रुप्स तलाश में होते हैं कि कहाँ पर उनको मौका मिलता है कि वो अपनी कभी टारगेट उनकी होती है, कभी वैसे भी वो दहशत फैलाने के लिए करते हैं। तो वो उनके लिए तो इंतखाबात बड़ा आसान एक हद तक भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ना आप तलाशी ज़्यादा ले सकते हैं जलसों में, जिस तरह के बाजावड़ वाला वाक़या हुआ कल, और काफ़ी सारे वाक़यात हुए हैं जलसों में बलूचिस्तान में भी। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर उस तरफ से चैलेंजेस है तो फिर उतने ही हमारे इदारों की, पुलिस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और अब देखना है, जिस तरह के कल इजलास भी हुआ कमांडरों का और आज इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन में, तो अब देखते हैं कि क्या हिकमत अमली, क्या पॉलिसी बनती है कि अगर कोई चैलेंजेस खतरा हो भी तो किस तरह उसको काउंटर किया जाए। ठीक है ताहिर साहब, यकीनन इसको, ये जो इस तरह के ख़तरात हैं ये तो बाकी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक इलेक्टोरल एक्टिविटी जो है इट मस्ट कंटिन्यू। मुशर्रफ साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह पिछले साल भी तकरीबन, जिस तरह मैंने कोट भी किया कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जो रिपोर्ट है ये बताती है कि 1000 से ज़ायद कैजुअल्टीज़ हुई पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वजह से 2023 में। आने वाली हुकूमत के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में ये किस नंबर पे होना चाहिए? क्योंकि अगर मैनिफेस्टोज देखे जाएं तो मेरे इल्म में तो नहीं है, आपने कुछ देखा है ऐसा कि कोई पार्टी स्पेसिफिकली ये एजेंडा लेकर आ रही हो कि इरेडिकेट करना है दहशतगर्दी को? देखिए, ये मुजम्मिल, और इस पे मेरे ख्याल है बड़ी बहुत धूमधाम से डिबेट हो सकती है कि ऐसा क्यों हुआ, और शायद उस पर हम आज बात भी करें। लेकिन ये बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान के सियासी लीडरान और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, बल्कि न सिर्फ सियासी जमातों ने और सियासी निज़ाम ने, बल्कि मैं समझता हूं पब्लिक डिस्कोर्स ने भी, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं, हम सब ने ये पूरा का पूरा नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे मुसल्लह अफवाज पे और इंटेलिजेंस सर्विसेज पे छोड़ दी है। अब जैसे मैंने कहा, ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या पस मंजर है, क्या फैसले हैं वो रियासत के इदारों के, हसास इदारों के 1970s में, 80s में, 90s में, 2000s में, 2010s में, और अब 2024 होने को आ रहा है, कि ऐसा क्यों हुआ, इस पे अलग डिबेट है। लेकिन कोई सियासतदान अगर ये कंप्लेन करे कि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो मुझे वो सबूत नजर नहीं आता हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में जहां पे इस स्पेस को क्लेम करने की वाकईतन कोशिश की गई हो। यानी कि जिम्मेदाराना तौर पे कोई एक सियासी जमात या एक सियासी लीडर एक वन पेजर भी मुझे दिखा दे कि उन्होंने बैठ के कहा हो ये यार ये हमारे अहदाफ हैं काउंटर टेररिज्म में, हमारा ख्याल है कि ये सारी पाकिस्तान की अपनी जो है हरकतें हैं इसकी वजह से। क्योंकि मुझे पता है ये हमारे लिबरल उसमें डिस्कोर्स में ये बहुत ज्यादा ये एक फीलिंग है
कि बेसिकली दुनिया की सारी बीमारियां जो है उनकी जड़ जो है वो बजाते खुद ये मुल्क और कौम और इसके सिपा सालार और इसके सियासतदान और इसके रहने वाले जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सारी नेगेटिव चीजें। मैं कहता हूं अगर हम इसको भी मान लें तो इसके तोड़ के लिए, दहशतगर्दी से निपटने के लिए वो क्या अमल है जो हमें फॉलो करना चाहिए। नो पॉलिटिकल पार्टी एंड नो लीडर हैज प्रपोज्ड एनीथिंग। असल में तो जैसे आपको अच्छी तरह इल्म है, इसमें हमारी गलतियां जरूर हैं, लेकिन हमारे गिर्द जिस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हम एग्जिस्ट करते हैं वहां पे भी बहुत गहरे और कॉम्प्लेक्स रियलिटीज हैं। कुछ बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक भी हैं। कुछ मुल्कों ने फैसला किया है एक और बिल्कुल सिम्त में चले जाने का, उस सिम्त से बिल्कुल हट के जो पाकिस्तानी लोगों की और अवाम की जो राय है और जो उनकी, मैं समझता हूँ एक मुशर्रफ साहब, ये सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन जो आपने कहा कि किसी सियासी पार्टी ने वन पेजर तक नहीं निकाला, तो जब ये पश्तून बेल्ट के इलाकों में, नॉर्दर्न बॉर्डर के इलाकों में या बलूचिस्तान में वोट मांगने जाएंगे तो लोग तो ये गिला करेंगे कि हमारी जो सिक्योरिटी के लिए आपकी तरफ से कोई प्लान मुरतब नहीं किया, ना आपने हमें बताया कि ये कैसे इंश्योर होगी। फिर किस तरह से ये अपील करेंगी आवाम को, वोट कैसे मांगेंगी ये पार्टी तमाम? मुजम्मिल, वो तो इस मुल्क में सबसे आसान जवाब तो ऑलरेडी हमें पता है उसका। जब कोई अवाम का हिस्सेदार, कोई आम पाकिस्तानी शहरी, औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, पश्तून, बलोच, सिंधी, महाजर, सराइकी, शीना बोलने वाला, इनमें से कोई भी जब ये कंप्लेन करेगा सियासी जमातों को, तो आपको और मुझे एग्जैक्टली पता है, क्योंकि आप और मैं खुद भी अक्सर जो है वही जवाब देते हैं, यार हम क्या करें, ये तो सिक्योरिटी एजेंसीज, इदारे, इंटेलिजेंस सर्विसेज, ये तो उनके जिम्मे। तो मैं समझता हूँ ये जो सिविल मिलिट्री डिवाइड है, और जैसे मैंने कहा इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक्चुअली फैक्चुअल भी होंगी, जो कंप्लेंट्स है सिविलियंस की, लेकिन सिविलियंस का क्या रद्द अमल रहा इसको एड्रेस करने का, सिवाय कंप्लेन करने के और रोने धोने के, वो एक्चुअली एटलीस्ट मुझे तो उसका कोई सबूत जो है वो नजर नहीं आता। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तो चलें ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी होती है, सियासतदान जो है वो एक पेज पर नहीं आते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो बैनुल अक़वामी अवामिल हैं, बिलखसूस अफगानिस्तान के अंदर जो एक नई रजीम का आना, 2023 में 1000 से ज़ायद जानों का जाना, फिर वाक़यात होना दहशतगर्दी के, कैसे 2024 में इसको कर्टेल करें? अफगानिस्तान के साथ किस तरह से इंगेज करना चाहिए? अफगानिस्तान के साथ जो अभी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा पेचीदा है। अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत को कुछ हक़ाइक़ तस्लीम करने पड़ेंगे। ताज़ा जो रिपोर्ट सलामती कौंसिल की आई है अफगानिस्तान के हवाले से, और आज उसका कुछ पाकिस्तानी अखबारात में, मीडिया में उसका जिक्र भी है, और इसी ताज़ा रिपोर्ट में सलामती कौंसिल की जो एक रिपोर्ट है उसमें TTP के हवाले से जिक्र है कि वहाँ पे उनको अलकायदा का मुकम्मल सपोर्ट है, अफगान तालिबान का सपोर्ट है, अफगान तालिबान के लोग TTP में शामिल हो रहे हैं। अब जो उसका जवाब भी अफगान तालिबान ने दिया है, और वही रिवायत थी कि नहीं, वहाँ पर कोई अलकायदा का बंदा नहीं है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट से मैं और आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन UN की जो रिपोर्ट होती है वो जो इनके मेंबरान ममालिक है उनकी मालूमात भी उसमें उनका बड़ा एक रोल होता है, और फिर ग्राउंड पे जो उनके अपने रिसोर्सेज होते हैं, लोग होते हैं, उनका भी उनमें कुछ रोल होता है। तो ये रिपोर्ट अफगान तालिबान के लिए जो 2.5 साल हुकूमत हो गई है उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है कि पाकिस्तान का अफगान तालिबान से मसाइल है। हाँ, पाकिस्तान का ये मसला है कि पाकिस्तान बोलता है क्योंकि हम ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं उनसे। उज़्बेकिस्तान भी खुश नहीं है, ताजिकिस्तान के भी मसाइल है, ईरान के भी मसाइल है, चीन के भी। उसी रिपोर्ट में आज चीनी का भी जिक्र है, ETM का भी जिक्र है, उज़्बेक्स का भी जिक्र है, ताजिक ग्रुप्स का भी जिक्र है, लेकिन हर एक का अपना अपना स्टाइल है। हम यहाँ पे हमारे लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि अगर 2 महीने पहले हमारे 26 पुलिस जवान अगर शहीद होते हैं डेरा इस्माइल खान में, तो हमें तो बोलना है, और वहां से अगर जवाब नहीं आएगा, और फिर चलो पाकिस्तान से आपकी वो है, एक सिलसिला है, ताल्लुकात खराब है, नहीं मानते, चलो पाकिस्तान की पॉलिसी से, लेकिन यूनाइटेड नेशन से तो नहीं है, क्योंकि आपका वहां सीट नहीं है। आपको अगर वहां सीट लेना है, आपने रिकग्निशन की वाली बात करनी है, तो लिहाजा आपको सोचना पड़ेगा कि दुनिया सारा आपसे मुतालबा करती है, और हमारे लिए 2024 में भी मेरा ख्याल है कि अगर ये वाली सूरत हाल रही कि वहां पर बस हर वक्त डिनाइल वाला, तरदीद वाला, इनकार वाला रवैया हो, और यहाँ पर मसाइल बढ़ते जाएंगे, तो कैसे फिर आप तवक्को करते हैं? लेकिन ताहिर साहब, डिनाइल वगैरह क्या उनकी मजबूरी भी नहीं है? क्योंकि अगर दाइश खुरासान एक तरफ है,
दूसरी तरफ दीगर ग्रुप्स हैं जिनसे उनको अपनी इंटेग्रिटी का ख़तरा है। अफ़गान तालिबान की बात कर रहा हूँ, तो फिर अगर रेट ही इतनी मजबूत नहीं है, कैसे बात मानेंगे? फिर वो चैलेंज नहीं है क्या? दाइश एक अलग मौजू है। दाइश का अफगान तालिबान के साथ अब का मसला नहीं है, वो उनको दुश्मन समझती है। 2015 से जब दाइश इस रीजन में आहिस्ता आहिस्ता आ गई थी, 2014 आ गई थी, तो मुझे याद है कि तालिबान के एक जो साबिक अमीर थे मुल्ला अख्तर मंसूर ने उस वक्त बगदादी को लिखा था, अबू बकर बगदादी को, कि यहाँ पर दो झंडे और फिर दो खलीफा नहीं हो सकते, क्योंकि तालिबान भी अपने अमीर को खलीफा समझते हैं दाइश का। तो वो एक पुराना सिलसिला है, लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुई, लेकिन दुनिया का जो अफगान तालिबान की हुकूमत से जो मुतालबा है, TTP का है, अलकायदा का है, जो दीगर ग्रुप है, दाइश पे तो चलो अमेरिका भी उनसे खुश है, क्योंकि दाइश का और तालिबान का आपस में मामला खराब हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान की कंसर्न है, पाकिस्तान के खदशात है, दुनिया के खदशात है, यूनाइटेड नेशन के खदशात है, उसकी तरफ मेरे ख्याल में शायद अफगान तालिबान उसकी तरफ नहीं आते, और नहीं आएंगे तो फिर ये वाली जो मौजूदा सूरत हाल है होता रहे। वो तालिबान को मैंने सोचना पड़ेगा कि उनका न सिर्फ 2 हम वाहिदा का उसमें उनके कमिटमेंट्स हैं, वादे हैं, हमारे साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, दीगर इस खित्ते और हर जगह जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, ख्वाह वो मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन के नाम से प्रोसेस है, ख्वाह वो शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से जितने भी इजलास हुए हैं, या ECO के हवाले से वहां पर, तो तमाम के अगर आप एलामिये देखें तो अफगान तालिबान की हुकूमत से उनको शिकायत है, उनसे मुतालबा करते, दीगर मसाइल भी है, खवातीन का इशू भी है, इंक्लूसिविटी भी जो है, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट की भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का है, और पाकिस्तान के लिए भी सिक्योरिटी का मसला सबसे अहम है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली उसके आज भी विक्टिम है। तो अगर पाकिस्तान का कंसर्न नहीं सुना जाएगा, खदशात की तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो फिर मेरे ख्याल में तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि वहां पे लोग हमारे हवाले करें, वहां पर लोग मौजूद है, तो मतलब पाकिस्तान के जेन्युइन कंसर्न है मेरे ख्याल में। ठीक है, पॉइंट आ गया ताहिर साहब आपका कि ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, दीगर ममालिक के भी हैं। ठीक है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से ममालिक ये कंप्लेन कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर ऑन सिक्योरिटी। तो आने वाली हुकूमत के लिए फिर अफ़गानिस्तान से इंगेज करना, आपको लगता है कि आगाज़ ही इससे होना चाहिए? फिर तो मेरे ख्याल है, क्योंकि मुल्क हमारा इतना बड़ा है मुज़म्मिल, और ये जो मसले हैं ये इतने इंटरकनेक्टेड हैं, तो सिर्फ एक एजेंडा आइटम से शुरू करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो बेहतर रवैया अपनाए पाकिस्तान के साथ, तो मुसलसल और कंसिस्टेंटली और बैक वक्त हमें दीगर ट्रैक्स पर काम करना होगा। डिप्लोमेटिकली हमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान, ये 3 बड़े मुल्क हैं, उसमें आप तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान भी मिला लें, इनके साथ बहुत हमाहंगी के साथ जो है अप्रोच करना होगा, क्योंकि जो फॉल आउट पाकिस्तान पे होता है वो लोग भी सफर करते हैं, और वो हमारे इसमें एलाइज हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तानी लीडरशिप का। और पाकिस्तान क्योंकि चीन और अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बाहर निकलता नहीं है, उधर ही फंसा रहता है, तो जो अपॉर्चुनिटी है लीडरशिप की रीजनल, जो असल पाकिस्तान का रीजन बनता है, क्योंकि जो साउथ एशिया वाला रीजन है उसको तो कुंडी लगा के बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया, और चाबी जो है जयशंकर साहब ने फेंक दी है समंदर में। अच्छा। और वो इंडो पैसिफिक समंदर है, तो वो चाबी अब हमें मिलनी भी नहीं है जब तक बाकी मामलात जो है जापान, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ये वाला मामला। मुशर्रफ साहब, वैसे ये जो एक आर्ग्यूमेंट हम सुना करते थे हामिद करजई या अशरफ गनी साहब के दौर में कि इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, ये अब भी स्टैंड करता है अफगान तालिबान के दौर में भी, या फिर नल एंड वॉइड है ये अब? नहीं, ये अभी भी स्टैंड करता है, ना सिर्फ बाय वे ऑफ काबुल एंड द बॉर्डर, बल्कि ईरान के मामलात के साथ भी इंडिया का फैक्टर जो है वो जुड़ा हुआ है। और जब भी कोई ऐसी कुव्वत जो वल्नरेबल हो, वो पूरी दुनिया को अपना जो है वो बटन खोल के और पूरा सीना तान के अपने सारे जख्म दिखाती है, तो जो बजर्ड्स हैं, जो वल्चर्स हैं, वो मजीद हमला करते हैं। तो जब पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे कमजोरी अपनी जो है वो एडवर्टाइज करके दिखाएगा,
पाकिस्तान अपने ट्रेन किए हुए जो 5th जनरेशन वॉरियर्स थे, जिनका जो प्राइमरी टारगेट था वो डोमेस्टिक सियासत थी। एक डिप्लोमेटिक ट्रैक होगा जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ आपने काम करना है। एक चीन के साथ आपका ट्रैक है जहां पे चीन अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश में लगा हुआ है कि ETIM कम से कम और दीगर और जो अफेक्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट को, जिसमें TTP भी है, उनको किसी तरह काबू करें। आपने नोट किया होगा कि चीन में जो सफीर आया है तालिबान का, उसको उसी लिस्ट में जिनमें बाकी ममालिक के सफीर आए हैं उन्होंने वेलकम किया। प्रेसिडेंट शी से उसने हाथ मिलाया। तो ये कोई डिफैक्टो रिकॉग्निशन है क्या मुशर्रफ साहब? देखिए, ये बात इस वक्त हो रही है कि ये है या नहीं। अगर इसको हम समझना चाहें डिफैक्टो रिकॉग्निशन तो समझा जा सकता है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है इसको हमें ज्यादा इस तरह देखना चाहिए कि चीन चाहता है कि एक प्रॉपर फॉर्मल ट्रैक फॉर कम्युनिकेशन विद द तालिबान लीडरशिप वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ताकि ये बायलैटरल, ट्राइलैटरल, मल्टीलैटरल ट्रैक से हट के एक डायरेक्ट वन-ऑन-वन जो है चाइना और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप डीपन हो। और उसका बुनियादी मकसद जो है वो मिनरल निकालना नहीं है, वो सीपैक बनाना नहीं है वहां पे। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ETIM और TTP जो है उसका बुनियादी मकसद जो है वो काउंटर टेररिज्म ही है। दीगर और इश्यूज भी उसमें एड्रेस होंगे, लेकिन प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। तो ये तो आपके हो गए जो आपने और कंट्रीज के साथ प्रेशर लगाना है काउंटर टेररिज्म पे। लेकिन अगर हम समझते हैं कि अफगानिस्तान कभी भी सेटल होगा वायलेंस के लिहाज से, कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से, विदाउट ए इकोनॉमिक डील, तो ये हमारी भूल है। इसी तरह अगर हम सबके साथ मिलके डिप्लोमेसी के थ्रू काउंटर टेररिज्म पे काम करेंगे तो हमें साथ साथ एक इकोनॉमिक प्लान और विजन जो है वो प्रेजेंट करना होगा। इसमें जो लीडरशिप, आई एम सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी है, जो लीडरशिप उज़्बेकिस्तान ने और तुर्कमेनिस्तान ने जो है फराहम की है रीजनल कनेक्टिविटी और इंटीग्रेशन के लिहाज से, चाहे वो गैस की बरामद हो या वो रेलवे ट्रैक हो जो उज़्बेकिस्तान को कनेक्ट करता हो कराची के साथ, ये वो ग्रैंड प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनके बारे में 35 साल से बात जरूर हो रही है। और उन्हीं 35 सालों में ये पूरा मसला जो है खराब हुआ है तालिबान के साथ। मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको अवॉइड नहीं कर सकते स्टेबिलिटी के लिए। ताहिर साहब, ये जिस तरह से मुशर्रफ साहब ने भी बात की कि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं कर सकते, आपको लगता है कि इस वक्त भी बैकडोर गुफ्तगू कोई जारी है? मौलाना फजलुर रहमान साहब के जाने की बात हमने सुनी थी, क्या रिजल्ट्स यील्ड हुए कुछ उससे, या अभी भी ये सूरत हाल वैसी ही है कि इंगेजमेंट तो करना चाह रहे हैं लेकिन बैकडोर, या फिर इतनी वहाँ से होप नहीं है क्योंकि अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस के बाद थोड़ा पेसिमिस्ट हो गए हैं हम भी? नहीं, पाकिस्तान का तो अभी मौक़िफ़ है कि अगर इस तरह जो बैकडोर आप कह रहे हैं किसी तरीके से अगर कुछ मूवमेंट हो, पेशरफ्त हो, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान उससे इनकार नहीं करेगा। लेकिन इस वक्त शायद अगर आप TTP के साथ वाला मामला हो, मुज़ाकरात का, मेरे ख्याल पाकिस्तान पब्लिकली बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और लेकिन इनकार भी नहीं करेगा अगर कोई रोल उसमें वो करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान का एक वफ्द आया था, मुल्ला शीरीन कंदहार के गवर्नर और जो डिप्टी इंटेलिजेंस के वो भी है, तो और तालिबान अमीर के वो बड़े करीब भी है, तो वो उसमें मुज़ाकरात हुए हैं। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का दौरा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ वाक़यात हुए हैं कि तशद्दुद में इतनी कमी नहीं है जितनी की शायद तवक्को थी। और फिर जब तुरखम बंद हुआ तो इस मेरा ख्याल है कि शायद दोनों दौरों में उतना यानी उनके नताइज मेरे ख्याल में नहीं आए। ताहिर साहब, ये बिल्कुल, ताहिर साहब ये मुझे बताइए कि सियासी पार्टियां मुख्तलिफ ये क्लेम करती हैं कि स्टेबिलिटी पाकिस्तान में वो लेकर आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है। आपके तजुर्बे के लिहाज से कौन सी सियासी पार्टी बेहतर पोजीशन में है फ्यूचर गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद अफगानिस्तान के जो मसाइल हैं उसको सेटल डाउन करने के लिए या उनसे बात करने के लिए? आपको मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, शायद कोई 1.5-2 महीने पहले, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था और पब्लिकली कहा था कि मैं भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना मेरी हुकूमत की पॉलिसियों में से एक होगी। और मेरे ख्याल में ये जो गुड नेबर वाला एक है वो हमारे फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा भी है, लेकिन मसाइल हैं और अब इम्तिहान भी है पॉलिटिकल लीडरशिप का कि वो किस तरह की स्टेबिलिटी की आपने बात की। तो मेरे ख्याल में जो भी हुकूमत आएगी वो स्टेबिलिटी की तरफ ही जाएगी। स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर आप कैसे हुकूमत करेंगे? तो वो एक ज़रूरत है। लेकिन हमारी बदकिस्मती, अगर मैं अंदरूनी बात करूं, कि जो सियासत में
एक दुश्मनी वाला जो एलिमेंट पैदा हुआ है, पैदा किया गया है, या खुद वो जो बर्दाश्त है, वो मतलब नवाज शरीफ साहब का जलसा था, सवाल में भी सुन रहा था, तो हर जलसे में आप अगर दूसरों को वो करेंगे, फिर इस तरह के दूसरों के जलसों में अगर आप उस पार्टी पे करेंगे, तो फिर क्या फ्यूचर होगा हमारा? क्या अभी से इंतखाबात के दौरान आप दुश्मनी की बेस पे आप अपनी कैंपेन चलाते हैं एक दूसरे के खिलाफ? स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी कि जब हुकूमत होगी और एक अच्छी पोजीशन होगी, तो फिर मामला आगे चलेंगे। ठीक है, तो अगर अंदर हम नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या स्टेबिलिटी होगी? सही। मुशर्रफ साहब, जिस तरह ताहिर साहब भी कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली सियासी पार्टियों के बयानिए से तो कोई इतनी उम्मीद नहीं है। एक डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान ने बड़ा एनलाइटेंड तरीके से फॉर्म किया था, नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि आने वाली हुकूमत के लिए उसको भी ज़रा रिव्यू करना होना चाहिए एजेंडे पे कि हमने उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन भी की, या फिर भूल गए APS के बाद उसको? मेरे ख्याल है कि वो कभी भी इतना संजीदा डॉक्यूमेंट था नहीं। वो डॉक्यूमेंट कवर था उन अहम फैसलों के लिए जो उस लम्हे में APS के सामने के बाद 3-4 बड़े फैसले थे। उसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी थे, उसमें जो ऑपरेशंस जो है स्केल अप करने का फैसला था वो भी था, लेकिन उसका कोई एज सच हमारी जो रियासती प्रायोरिटीज हैं, क्योंकि देखिए मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, अब आपको लगेगा कि मैं चीजें कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक्चुअली ये कंफ्यूजन का नतीजा है कि हम इन चीजों को इस तरह नहीं सोचते। अच्छा। क्या पाकिस्तान एक खुद मुख्तार सिक्योरिटी पॉलिसी बना सकता है बगैर अमीरों पे टैक्सेस बढ़ाए? क्या IMF लोन लेते हुए और चीन से, सऊदी अरब से, इमारात से हर महीने एक दो ट्रिप्स जो है वो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर लगा रहा हो, और एक तसलसल तजलील की, और ये तजलील ही है ना किसी भी गयूर बहादुर जो है बावकार कौम के लिए, कि उसके जो अशराफिया के बिल्कुल चोटी के लोग हैं वो बार बार बैरूनी मुल्क जाना पड़ता है उनको अपने बुनियादी खर्चे जो है पूरे करने के लिए। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे आप अंदरूनी सलामती जो है वो बेहतर कर। और मुशर्रफ साहब, वक्त खत्म हो गया, आप शॉर्टली ये बता दीजिए कि आपके नजदीक है कोई लेसर ऑफ द इवल्स इन पार्टीज में से जो कि सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर कर सके, या आपको लगता है कि उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए, स्टेट अपना रास्ता लेती है? आना उसको चाहिए जिनका दिमाग और दिल कनेक्ट हुआ हो पाकिस्तानी अवाम के साथ, क्योंकि वही फिर उस धड़ल्ले से और जज्बे से काम कर पाएंगे जिस जज्बे की जरूरत है चीजों को हल करने के लिए। लेकिन अल्टीमेट आंसर जो है सारे मसाइल का वो वही जमहूरी निजाम है जिसको बजाते खुद इन पार्टियों ने तबाह किया है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ ज़ैदी साहब। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन आने वाली किसी भी के लिए एक बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकना और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है इससे बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना, और TTP का जो केस है उसको कैसे डील करना है। आया मुज़ाकरात का चैनल दोबारा रिज्यूम होना चाहिए या फिर कोई और तरीका इख्तियार करना चाहिए? इट विल स्टे एज अ बिग चैलेंज फॉर एनी कमिंग गवर्नमेंट। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स, बिलखसूस अवामी नेशनल पार्टी को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पिछले 2 टर्म्स तो PTI के पास रहे, लेकिन इस मरतबा चूँकि तहरीक इंसाफ खासी मुश्किलात का शिकार भी है, कॉमन सिंबल भी नहीं है, तो कहा यह जा रहा है कि शायद दीगर पार्टियों के लिए भी कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट हो। और मंशूर की जहाँ तक बात है तो इससे पहले लास्ट वीक भी हम डिटेल में मुस्लिम लीग नवाज़ की बात कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी की बात कर चुके हैं, लेकिन जो हमारे पेरिफेरल प्रोविंसेस के अंदर जो पार्टीज़ हैं उनका मंशूर डिस्कस करना भी इज़ वेरी इसेंशियल। और इसी हवाले से ANP की तरफ से भी एक बड़ा प्रोग्रेसिव मंशूर जो है वो अनाउंस किया गया है, जिसमें पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन की बात है, इसके अलावा वो लोन्स देने की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और जो स्टाइपेंड है PhD टीचर्स के लिए उनको देने की वो बात कर रहे हैं। तो किस हद तक इस पर वो इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, कितना ये प्रैक्टिकल है, इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। समर हारून बिलौर साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, ANP की रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया समर साहिबा आपके वक्त का। बताइएगा, सबसे पहले तो दहशतगर्दी के वाक़यात भी हमेशा से एक मसला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आपका अगर ख़ानदान की भी बात की जाए तो उसमें भी 2018 में हमने देखा था आपने PK 79 से इलेक्शन लड़ा, और बशीर बिलौर साहब जो 2012 में दहशतगर्दी का निशाना बने, इफ्तिखार हुसैन साहब के बेटे निशाना बने। इस बार आपको लगता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन दोबारा से एक बड़ा चैलेंज रहेगी इलेक्शन के इनेकाद में?
बिल्कुल जी रहेगी। 2018 के आम इंतखाबात में मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे, हारून बिलोर, जो उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, और फिर उनकी खाली नशिस्त पे मैंने बाय इलेक्शन लड़ा था और मैं असेंबली मुंतखब होके गई थी। हमारे लिए तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। आज भी सीटीटी ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है हमारी लीडरशिप के बशमूल बहुत सारे पख्तूनख्वा के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को हाई वैल्यू टारगेट बताया है। लेकिन ये बात इस तरह है कि जी जब आप 30-35 हजार फाइटर्स को बगैर किसी अकॉर्ड के, बगैर किसी पब्लिक कंसेंसस के पख्तूनख्वा में रीसेटल करेंगे, उसका मकसद जो था वो आज पूरा हो रहा है। वो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस को डिस्ट्रक्ट करने आए थे, वो डिस्ट्रक्टर्स थे, और अब जब इंतखाबात सर पर हैं तो जिस टास्क के लिए उनको लाया गया था वो अपना वो टास्क पूरा कर रहे हैं। बाकी हम लोग 2013 के इंतखाबात में, 2018 की इंतखाबात में लाशें भी उठाते रहे हैं, लेकिन हमने 9 मई की तरह कोई वाकया नहीं किया। हम फिर भी जमहूरी अमल के दायरे के अंदर रह के हमने अपनी स्ट्रगल की, हमने अपनी लड़ाई लड़ी, हमने अपने सूबे का मुकदमा लड़ा, और इस इंतखाबात में भी ये है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो SOPs हमें दी गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, हम उस दायरे में रह के अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं ताकि हमारे जो वर्कर्स की जान है वो थोड़ी महफूज रह सके। समर साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते रहे हैं रिपीटेडली कि अगर डिले हो भी जाए इंतखाबात में तो कोई आसमान नहीं टूटेगा, लेकिन खुशाइंद बात यह है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, निगरान वजीर दाखिला की तरफ से आज कहा गया कि कोई डिले नहीं आएगा। आपको लगता है कि JUI का जो स्टैंस था इस पे वो अनजस्ट था, वो ठीक नहीं था? बिल्कुल जी, इंतखाबात वक्त की जरूरत है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, ये सूबा भी इस तरह नहीं चल सकता। ये सूबा 970 अरब रुपए मकरूज है। पेशावर में अगर आप आज फिरे, मेरा हल्का पेशावर का कदीमी जो शहर है, जो सबसे पुराना एरिया है, उस में है जो पेशावर का दिल माना जाता है। किसी गली में गैस नहीं है, किसी 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है, और आपको हैरत होगी ये जान के कि पानी 7 से 8 घंटे सिर्फ राशन हो रहा है, और फिर बाकी वक्त में पानी भी नहीं होता। ये आप याद रखें कि हमारा सूबा बिजली और गैस में खुद कफील है, मतलब हम अपनी जरूरत से 2 गुना बिजली बनाते हैं और अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा गैस भी बनाते हैं। लेकिन इवन हमारे सूबाई दारुल हुकूमत में हमें इन जिंदगी की बेसिक नेसेसिटीज से महरूम रखा जा रहा है। तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, वो जो पार्लियामान का जो एक फोरम है वहां पे ये मसाइल उठाए और जल्द इन चीजों का बशमूल सिक्योरिटी सिचुएशन का कोई हल निकाले। क्योंकि कल भी एक शहादत हुई है बाजूर में जिसको बहुत दिलखरोश वाकया था। हम वैसे उसको फैमिली से लिंक किया जा रहा है, किसके साथ? उसको एक फैमिली के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट से लिंक किया जा रहा है फिलवक्त जितनी खबरें सामने आई। देखिए जी, जो भी था, एक पुलिस स्टेशन के सामने एक नौजवान की यकीनन काफी कंडेमेबल, जी उनकी अपनी बीवी बच्चे भी होंगे, उनके बूढ़े वालिदैन भी होंगे। हम पे तो ये दिन गुजरा हुआ है, मतलब मैं तो सिंपैथाइज कर सकती हूँ। मुझे पता है कि इसके बाद अपनी जिंदगी को इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है, और ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो इस इंतखाबी मुहिम में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो आजाद हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के हो, चाहे वो लीडरशिप हो, और अगर वो और वोटर्स भी हो, उन सब के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम की जाए, सिक्योरिटी SOPs बने, ताकि लोग एक महफूज एनवायरनमेंट के अंदर अपनी सियासी सरगर्मियां जी। समर साहिबा, एक चैलेंज ये रहा कि बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां इंतखाबात में जाने से पहले मैनिफेस्टो तो ले आती हैं, बेशक देर से आया इस बार भी दीगर पार्टीज का, लेकिन जो इलेक्शन प्रोमिसेस होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, हमें मालूम है कि नहीं उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकी। ANP का मैंने मंशूर देखा, खासा प्रोग्रेसिव लग रहा है ऑन पेपर। आप ये भी कह रहे हैं कि सूबाई सतह पर एक हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा, आपने रना इसका नाम रखा, यानी कि रोशनी जिसको कहते हैं, और साथ साथ आप फ्री एजुकेशन की, फ्री हेल्थ की बात भी कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ आप बनाने की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो लास्ट टेन्योर में KP गवर्नमेंट के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज़ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंडर, वो तकरीबन 1 अरब 77 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा नहीं कर पा रही, खसारे में हैं। ANP कह रही है कि हम नई यूनिवर्सिटीज़ बना देंगे, जो पहले बनी हुई हैं वो नहीं चल रही, ये कैसे होगा? देखिए जी, हमारा जो मंशूर है रणा के नाम से, उसका जो जुज है
हमारा जो बेसिक हमारे गवर्नमेंट का मॉडल होता है एजुकेशन हैवी होता है। हम पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने प्लेज किया है कि हम 4% ऑफ द प्रोविंशियल जीडीपी एजुकेशन को अलॉट करेंगे, जो कि यूएन का मैंडेटेड मिनिमम अमाउंट है। मुझे तो 4% भी बहुत कम लगा क्योंकि इस मंशूर बनाने की कमेटी का मैं हिस्सा थी, लेकिन जब पता चला तो इससे प्रीवियस बेस्ट जो था वो 2.9% था पूरे पाकिस्तान में। अफसोस हुआ ये फिगर पढ़ के देख के। तो एज अ पार्टी हमने ये स्टेप लिया है कि जो यूएन का मैंडेटेड मिनिमम बजट है हम उस टारगेट। वैसे वो जमात इस्लामी 5% पे एम कर रही है अपने मंशूर में। हमने अपना मंशूर जी आज से 6 महीने पहले बनाया था। आई हैव नॉट हैड द चांस टू रीड जमात इस्लामी's मैनिफेस्टो। अगर वो करी तो बहुत अच्छा कर रही है। एंड हाउ इज दिस प्रैक्टिकल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन के यूनिवर्सिटीज का जो खसारा है वो कैसे पूरा होगा? जी, यूनिवर्सिटीज का जो खसारा है इस पे अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, ये जो पिछली हुकूमत थी इनको कोई साल डेढ़ से पता था कि इनका टाइम लिमिटेड है। इन्होंने एक हैज़र्ड तरीके से सूबे में तरक्याती काम भी किए हैं, इन्होंने मैस मचा दिया है, सेहत कार्ड में अरबों खरबों रुपए की करप्शन की है, बीआरटी में बहुत ज्यादा पैसे इन्होंने आगे पीछे किए हैं। स्वात डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब स्वात से थे, वहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है और 76 सालों का ये थ्रो फॉरवर्ड लेकर हम छोड़ के गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रोविंशियल और सेंट्रल हुकूमत 3.5 साल एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी, तो हमारा नेट आइडल प्रॉफिट नहीं ला सके। 650 अरब रुपए गिव और टेक फेडरल गवर्नमेंट ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा के नेट आइडल प्रॉफिट भी दिए। हमने बहुत दफा कहा कि हम भी आपके साथ मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ये मुकदमा लड़ते हैं और लेटेस्ट जो अदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक कोई हमारा जो अब सर्कुलर डेट है वो 900 अरब रुपीस है। तो 650 अरब रुपए तो एक बहुत उसका एक मेजर चंक होगा। उसमें से अगर हम 1/3 भी, मतलब हमें फेडरल गवर्नमेंट की भी मजबूरियां पता है, लेकिन कर्ज है जिसको हमें वापस लाना है अपने लोगों के। लेकिन वो HED की जो रिपोर्ट कह रही है कि 29 नई यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी अभी रिसेंटली, बगैर प्लानिंग के बन तो गई, लेकिन उसके बाद में वो उनकी फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा तनाज़ा खड़ा होता है कि नए इदारे बन भी जाएं तो फंक्शनल नहीं हो पाते। तो इसके लिए कोई प्लान है आपके पास? काम करने का तरीका चाहिए होता है, काम करने का एक यू नीड रोड मैप। आप सिर्फ आके सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें फेंक के काम नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जो स्टार्ट इसी से होगा कि जो यूनिवर्सिटीज क्राइसिस में है, जो एम्प्लॉइज क्राइसिस में है, पहले उनको सेल्फ सफिशिएंट किया जाए, उनको अपने पैरों पर लाया जाए और उसके बाद जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो पहले भी था अब भी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी। ANP पे एक क्रिटिसिज्म ये भी होता है जी, यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था, but we are a long way away from 1 district 1 university। तो at some point जब वो financially possible होगा हम इस बात को भी feasible बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ एक और क्राइसिस है कि जो especially पेशावर पे overcrowding का, पॉपुलेशन की एक एक्सट्रीम बूंद का एक क्राइसिस हो गया है। पेशावर का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है क्योंकि इसके पास अब और हिम्मत ताकत नहीं है और लोगों का और बर्डन। समर साहिबा, ये बिल्कुल ये एक तनकीद होती है कि जो बाचा खान साहब के आइडियल्स थे उससे पार्टी हट गई, जो तनकीद करता है उसको निकालना पड़ता है। बुशरा गौहर साहिबा का केस है, अफरा सियाब खटक का केस है, तमाम फैसले एक फर्द करता है, 2 फर्द करते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है ANP में। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? नहीं जी, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। बुशरा गौहर बीबी और अफरा सियाब खटक के साथ मेरे पर्सनली बहुत अच्छे टर्म्स हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी पॉलिसी को और PTM की पार्टी पॉलिसी को बार बार मिक्स कर रहे थे। आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे जब रहते हैं, मैं पार्टी की तर्जुमान हूँ, मेरा काम अवामी नेशनल पार्टी की तर्जुमानी करना है, उनकी पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना है। मैं चाहे पार्टी मीटिंग्स में उस चीज से इनराफ करूं, उसके साथ रेजिस्ट करूं, बट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म यू हैव टू फॉलो द पार्टी पॉलिसी। तो वो हमारे लिए, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मडीइंग द वाटर्स, क्योंकि PTM एक तहरीक है और उनका कुछ तरीकेकार हमारी पार्टी से बहुत मुख्तलिफ है। बट देन अगेन यू आर इन अलायंस विद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इन पंजाब, तो आप लेफ्ट की एक जमात, प्रोग्रेसिव जमात कहते हैं अपने आप को। व्हाई दिस अलायंस एंड हाउ वाज दिस पॉसिबल?
देखिए जी, ऑल आर 4 प्रोविंशियल जो कैबिनेट्स हैं, दे हैव कंप्लीट ऑटोनॉमी। हम पंजाब के फैसलों के साथ इंटरफियर नहीं करते, सिंध के फैसलों के साथ इंटरफियर बट आपकी इनपुट तो होती होगी ना कि ये गलत हुआ है। आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इस फैसले पे या आपको ठीक लगा? नहीं, देखिए जी, वो उनकी अपनी एक इलेक्टोरल अलायंस होगी, उनके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उन्होंने उसी के साथ अपना बेस्ट पॉसिबल अलायंस किया होगा। लेकिन लाइक आई सेड, आपने यहाँ पे कहा कि एक फर्द एक या दो लोगों का फैसला होता है, तो जहां पे हर पॉलिटिकल पार्टी में एक स्ट्रक्चर होता है, जो बंदा टॉप पे होता है तो उसी की बात चलती है। अगर आप बाकी पार्टियों में भी देखें तो बंदा टॉप पे होगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, जैसे हम पीडीएम में जाने का फैसला, पीडीएम से निकलने का फैसला, इस दफा इंतखाबात में सोलो फ्लाइट लेने का फैसला, ये सब हमारी सूबाई मजलिस आमला के फैसले थे। इन पे 8-8, 9-9 घंटे डिलिब्रेशंस हुई, डिस्कशंस हुई, और ये जो फैसले थे ये हमारी कंसेंसस वाला फैसला था, ये फर्द वाहिद का फैसला नहीं था। तो हमारी पार्टी, आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर डिस्कशन फॉर डेमोक्रेसी। ये एक गलत बात है कि आप कहें कि जी इसमें डेमोक्रेटिक नहीं फॉलो है। ये तो क्रिटिक्स जो है उनका तासुर है। लेकिन चलें, लास्ट क्वेश्चन आपसे। इंतखाबात अब होने जा रहे हैं, मुल्क में तकरीबन 6000 पोलिंग स्टेशन को कहा गया है कि ये हसास होंगे, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो माहौल रहा है, तहरीक इंसाफ का वोटर इस वक्त जो फील कर रहा है वो भी काफ़ी पैशनेट है। तो आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल में एएनपी के लिए पिछले इलेक्शन से कुछ डिफरेंट रिजल्ट क्रिएट हो सकता है, या फिर इतना एम ही नहीं कर रहे? देखिए जी, अगर हमारे साथ वो ना हो इलेक्शन डे पे जो 2018 पे हुआ था, हमारे पोलिंग एजेंट्स को 5 बजे कमरे से ना निकाल दिया जाए, हमारे जो इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको फॉर्म 45 के बगैर घर वापस ना भेज दिया जाए, तो आप देखेंगे अवामी नेशनल पार्टी अपनी पोजीशन बहुत मजबूत करेगी। हमारी कैंपेन में बहुत क्रिएट कर लिया है, लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, एंड आई थिंक लोगों को एक बात समझ आ गई है तहरीक इंसाफ के बारे में कि जो पार्टी 9 साल में पख्तूनख्वा में डिलीवर ना कर सकी, तो 11वें साल में भी वो ना डिलीवर कर सकेगी, एंड पीपल आर very keen to look for other options। बहुत बहुत शुक्रिया। समर हारून साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना यही था कि पिछला बात में उनके लिए वो स्पेस नहीं थी जो कि ऑर्गेनिकली होनी चाहिए थी, लेकिन इस मरतबा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस स्पेस को यूटिलाइज करते हुए पार्टी अपनी पोजीशन बेहतर करेगी। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जमूर का मंशूर में मुख्तलिफ पार्टियों के मैनिफेस्टोज़, इसके अलावा इलेक्शन प्रॉमिसेस, दहशत गर्दी के वाक़यात के चैलेंजेस, इकॉनमी के चैलेंजेस और हल्के के जो आवाम हैं उनकी आरा को हम शामिल करते रहेंगे। ट्रांसमिशन आपने मुलाहिज़ा की, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।